धन्यवाद उत्तम सर। सबसे पहले मैं अपने प्राचार्य जी श्रद्धेय द्विवेदी सर को नमन करती हूँ। आज का वेबिनार का जो टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, इसमें जो हमारे दोनों अतिथि हैं उन्हें शानदार उद्बोधन दिया, उन्हें बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही आप सभी मेरा अभिवादन स्वीकार करें, सभी प्राध्यापक गण, सभी प्रतिभागी गण एवं मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक है, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि मैं राजनीति विज्ञान की विद्यार्थी हूँ, परंतु मैंने प्रयास किया कि अपने बच्चों को एक आलेख के माध्यम से बता सकूं कि जैव विविधता क्या है। इसलिए मेरा शोध आलेख का टॉपिक है जैव विविधता एक अध्ययन। बढ़ाइए आगे। मेरे कुछ स्लाइड्स हैं, उनके माध्यम से मैं बताना चाहूँगी। सबसे मेरी जो पहली स्लाइड है उसके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले पृथ्वी जब अस्तित्व में आती है तो 4.543 अरब वर्ष पहले पृथ्वी अपने अस्तित्व में आती है, और पृथ्वी के अस्तित्व में आने के बाद वनस्पति 3.7 अरब वर्ष में पृथ्वी में वनस्पति पशु पक्षी आते हैं, और इनमें जो इनके आने के बाद पृथ्वी में मानव जाति की उत्पत्ति होती है 3.5 लाख अरब वर्ष बाद। तो इसका मतलब मैं कहूँगी कि जो जैव विविधता है वो जीवन का जाल है, और यह दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और डाइवर्सिटी। और निश्चित रूप से कह सकते हैं हम कि भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और जो उनकी विशेषता होती है, इसी को हम जैव विविधता कहते हैं। जो जैव विविधता है उसके अंतर्गत हम ये कहेंगे, जैसे मान लीजिए ये प्रश्न उठता है कि जैव विविधता हमारे लिए आवश्यक क्यों है, और यह जो जैव विविधता है पृथ्वी की प्राकृतिक संपत्ति जैसे जानवर, भूमि, पानी, वायुमंडल और हम मनुष्यों से मिलकर ये जो पारिस्थितिक तंत्र बनता है, और यह जैव विविधता पर यदि संकट आता है तो हमारा स्वास्थ्य और आजीविका प्रभावित होती है। जैसा कि अभी हमने 2 रिसर्च में देखा, जो हमारे अतिथियों ने उद्बोधन दिए, उससे ये सब पता चला, और हम उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को लेकर चल रहे हैं। मानव जो स्वास्थ्य स्थिति जो है, जो मानव है उसका जो स्वास्थ्य दृढ़ता से जुड़ा हुआ है हमारे स्वास्थ्य से, और ये यूएनओ ने भी स्पष्ट किया है कि हमको इसका संरक्षण बहुत आसानी से तो नहीं कर पाएंगे, परंतु अब हमें करने की ओर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि 80 के दशक से इसमें संकट उत्पन्न हो रहे हैं। अब मैं बताना चाहूँगी 1947 में भारत की स्थिति को, कि भारत में तब 40% वन थे, और 2017 के बाद अब वन प्रदेश जो हैं 21% रह गए हैं। और वहीं यदि हम भारत की आबादी को देखते हैं तो भारत विश्व में पहला स्थान रख रहा है, और यूएनओ ने भी इस पर मोहर लगा दी है कि भारत आबादी में नंबर 1 पर है, और विश्व की कुल जो हमारी भूमि है वो भारत के पास है 2%। तो 2% भारत की जो भूमि है उसमें जो जैव विविधता है कुल विश्व का 7 से 8% भारत में पाया जाता है, और मानव जाति को इसका संरक्षण करना है। अब प्रश्न उठता है कि जो जैव विविधता है हमारे लिए आवश्यक क्यों है। यह हमें सहयोग प्रदान करती है, ये जो पादप जीवन है ये हवा को फिल्टर करता है जिससे हम सांस लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इससे पोषण प्रदान होता है, और जो सामुद्रिक प्रणाली है जो खाद्य आपूर्ति को पूरा करती है, और जो समृद्ध जैव विविधता है हमें प्राकृतिक आपदाओं से बचाने में मदद करती है। और ये जो बायोडाइवर्सिटी है, जब जलवायु परिवर्तन होता है तो उस नेगेटिविटी को ये कम करती है। तो अब हम ये देखें कि जो जैव विविधता में कठिनाइयाँ कहाँ से आना शुरू हो गई। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं मानव सर्वभक्षी है, और यही वजह है कि इससे जैव विविधता में संकट उत्पन्न होना शुरू हो गए। भारत में जैव विविधता के समक्ष कई खतरे इसलिए आना शुरू हो गए, जैसे
अवैध कटाई जो होने लगी, शिकार होने लगे, मछलियों का पकड़ना, जो चराई का क्षेत्र है वो, जैविक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होने से प्रजातियों की जो आबादी है वो अस्थिर हुई, उनकी आनुवंशिकता में कमी आई। और मैं आपको एक जो विश्व संगठन का उदाहरण देना चाहूंगी। विश्व संरक्षण संघ IUCN के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र द्वारा प्रदान करने वाली वस्तुओं में आप मौद्रिक मूल्य देखिए कि जो अमेरिका है वो किस तरह जैव विविधता से मौद्रिक मूल्य बनाता है। प्रति वर्ष लगभग 33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, मतलब 33 में आप लगभग 12 शून्य लगाइए तो उतनी जो धन है अमेरिका जैव विविधता से लेता है, और लगभग 50 से 70 हजार जो प्रजातियां हैं उनका हम उपयोग करते हैं। निश्चित है कि यह जैव विविधता के साथ अन्याय है। यदि हम हॉट स्पॉट एरिया को देखें तो भारत में हॉट स्पॉट के मतलब कुल विश्व का 36 हॉट स्पॉट एरिया है, उसमें भारत के पास 4 हैं, हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मन और सुंदरलैंड जो है। अब अपन ये समझें हॉट स्पॉट अपन एरिया डिसाइड कैसे होता है, तो पृथ्वी की कुल आबादी का पृथ्वी का जो कुल है 12 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। इनकी पहचान ऐसे होती है कि जिस जैव विविधता क्षेत्र में 60 से 70% जो प्रजातियां शामिल हैं, इन सेक्टर्स को हम मैगजीन सेक्टर्स कहते हैं। और इन सेक्टर्स में यदि 1500 स्थान जो हमारी प्रजातियां हैं स्थानिक वो रहती हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको कि उस क्षेत्र के मूल आवास का 70% यदि क्षेत्र उजड़ चुका हो, और निश्चित रूप से ये मानव द्वारा ही उजाड़ा जाता है, तब इस एरिया को हॉट स्पॉट एरिया में शामिल किया जाता है। तो भारत भी उन हॉट स्पॉट एरिया में शामिल किया है और हमें इसके संरक्षण की बहुत जरूरत है। अब मैं ये बताना चाहूंगी, यदि जो बायोडाइवर्सिटी का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, तो यदि देखें इसके हानि क्या हो रही है। 2050 में जब वैश्विक तापमान और बढ़ेगा, लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस जब ये हो जाएगा, तो समुद्र का जल स्तर और बढ़ेगा, जो महासागर है वो अम्लीय हो जाएंगे, तो जो समुद्र पर पारिस्थितिक तंत्र है उस पर दबाव बढ़ेगा और दुष्परिणाम मानवता को झेलना पड़ेगा। विश्व के विभिन्न संगठनों में भारत शामिल है, कई संधियों में साइन करता है और उसके संरक्षण हेतु वो प्रयास भी करता है। भारत की यदि हम पंचवर्षीय योजनाओं में देखें तो सप्तऋषि योजना पर्यावरण से संबंधित ही है, और विश्व के विभिन्न संगठनों के अंतर्गत ये जो सप्तऋषि योजना है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अपना सकारात्मक योगदान करके जैव विविधता को संरक्षण करने का प्रयास करता है। अब मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हमारे सयाने कहा करते थे कि आज गोरैया धूल में नहा रही है तो लगता है पानी बरसेगा, वो सब अब देखने को ही नहीं मिलता। और मैं विज्ञान की विद्यार्थी तो नहीं हूं, पर जब भी मैंने इस अध्ययन के दौरान पढ़ा तो उसमें यह भी बताया जा रहा है कि यदि हम पक्षियों के घर को बनाते हैं, यदि हम चमगादड़ के घर को बनाते हैं, या ये जो पशु पक्षी हमको घायल अवस्था में दिखते हैं सड़क में या बीमार रहते हैं, यदि हम उन्हें सही मायने में संरक्षण करते हैं तो मुझे लगता है कि हम और ये भी आप समझ लीजिए कि ये संसद में नहीं होने वाला। संसद में तो एकजुट होते हैं कि पेंशन कैसे मिल जाए, एक बार में सांसद और विधायक बने नहीं और पेंशन कैसे योजना लागू हो जाए, संसद में ये नहीं होगा। इसीलिए आज महाविद्यालय में ये बौद्धिक चर्चा हो रही है और ये बुद्धिजीवी प्रोफेसर्स ही निष्कर्ष निकालेंगे और तभी कुछ हो पाएगा और हम उस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हमें जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार करना चाहिए। मैं कॉलेज के प्राचार्य जी की बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे बोलने का समय दिया। पता नहीं मैं विषय पर कितना टच कर पाई। मैं कन्वीनियर जो हैं उत्तम, उन्हें को कन्वीनियर मुनव्वर सर को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। पर मुझे खुशी ये है कि यदि मेरे बच्चों पर प्रश्न, यदि बच्चों के लिए कोई प्रश्न होगा, कभी निबंध या भाषण लिखना होगा और यदि उनसे पूछा जाए बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो निश्चित रूप से मेरे बच्चे 5 या 10 मिनट का उद्बोधन या कोई भाषण लेख कर पाएंगे। यदि बच्चे मेरे इतना भी कर पाए
तो मैं अपने इस उद्बोधन को सार्थक समझूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।